और इस वक्त की अहम खबर, मगरबी बंगाल के बीरभूम अंबा गांव में एक खातून पर हमला किया गया है। और देखिए, हमले की वजह कि गांव के लोगों ने शक की बुनियाद पर इस खातून पर हमला किया। दरअसल ये खातून एनआरसी के लिए डेटा जमा कर रही है, इसकी अफवाह फैली। बस फिर क्या था, लोगों ने इस खातून पर हमला कर दिया। शक की बुनियाद पर यह हमला किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ पर काबू पाया गया। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि राजस्थान के कोटा से भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां पर एक खातून जो है वो माशी सर्वे के लिए पहुंची थी, उन पर भी हमला किया गया। और मगरबी बंगाल के बीरभूम से भी ऐसी ही खबरें हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, सबसे तशवीश की बात यह है कि लोगों में किस कदर सीएए, एनआरसी और एनपीआर का खौफ देखा जा रहा है कि अब वो जो सर्वे करने के लिए लोग आ रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं। तफसीलात चाहेंगे शबाना। बिल्कुल, देखें कि सियासी तौर पर भले ही बीजेपी के लीडरान घर घर जा रहे हैं सीए और एनआरसी को लेकर, जो लोगों में जो गलतफहमी है, जैसा बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ सियासी जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं, इसे दूर करने के लिए वो घर घर अभियान शुरू किया है बीजेपी ने। और उसके साथ साथ जिस तरह से दीगर सियासी जमातें भी सीए और एनआरसी के खिलाफ मैदान में हैं और ये दावा कर रही हैं कि वो आवाम को इस परेशानी से निकालेंगी। लेकिन सवाल अपनी जगह पे अभी भी वहीं पर खड़ा नजर आता है कि आखिर लोगों का जो भरोसा है वो क्यों नहीं, किसी पर जो है वो एतमाद नहीं बन पा रहा है और लोग जो है वो सीए और एनआरसी के खिलाफ इतने ज्यादा खौफजदा है। बीरभूम के इस गांव में कई दिनों से यहाँ पर एहतजाज हो रहे थे और ये जो लड़की थी ये एक प्रोजेक्ट के तहत एक सामाजिक तंजीम से जुड़ी थी और उस प्रोजेक्ट के तहत ये लोगों को कंप्यूटर की तालीम से वाकिफ कराती थी, उन्हें इंटरनेट की सहूलत वो किस तरह से ले सकते हैं, इसके ताल्लुक से जो है वो तंजीम की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी। तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो है वो लोगों के डाटा कलेक्ट कर रही है, लोगों के नाम दर्ज करवा रही है, जिसके बाद इतने बड़े तौर पर आप देखें कि हंगामा हुआ और उसके घर को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई। तो लोगों में जो खौफ है वो खौफ के तहत आप देखें कि आज लोगों ने इस तरह से बीरभूम में जो है इस तरह से खौफ के तहत ये मुजाहरा किया गया। और यही वजह था कि पुलिस और जो डीएम और जो भी सरकारी अहलकार थे जो इस मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि माइक लगाकर पुलिस को पूरे गांव में घूम घूम कर ये प्रचार करना पड़ा कि ये जो लड़की थी, जो 3 लोग थे जिसमें खासकर जो एक लड़की थी उसे जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके घर में तोड़फोड़ की गई, उनके बारे में पुलिस को ये बोलना पड़ा माइक पे। और पूरे गांव में घूम घूम कर पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है वो पूरे गांव में घूम घूम कर ये ऐलान करी कि ये इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सीए और एनआरसी को लेकर जो है वो कोई भी जो है वो काम नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये एक समाजी तंजीम की तरफ से इंटरनेट की सहूलत के ताल्लुक से काम किया जा रहा था। शबाना, यहाँ पर एक बात और जो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से भी इस तरह के वाकयात की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बेहद तशवीश की बात हो गई है। अब मान लीजिए कि जो लोग सर्वे करते हैं, मुख्तलिफ तरह के सर्वे होते रहे हैं हिंदुस्तान में इससे पहले भी, अब जो लोग सर्वे करने के लिए निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद उनके लिए खतरा हो जाएगा। किस तरह से लोगों को ये बात समझाई जाएगी, बताया जाएगा कि भाई वो किस चीज के लिए निकले हैं, क्या सर्वे कर रहे हैं, इसकी बेदारी अब बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल है ना कि अब जो है वो लोगों को खासकर सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो है वो अब एहतजाज से ज्यादा जरूरी हुआ है कि इस ताल्लुक से जो है वो लोगों को बेदार किया जाए, क्योंकि सर्वे जो है वो कई तरह के होते हैं। सरकारी सतह पर भी सर्वे किया जाता है और कई समाजी तंजीमें भी अपने अपने तौर पर सर्वे करती हैं। तो इसको लेकर जो लोग सर्वे के लिए और खासकर गांव देहातों में जिस तरह से एक ग्रुप जाता है सर्वे के लिए, अब उनके लिए एक बड़ा खतरा है कि अगर इस तरह के हालात होंगे, इस तरह के लोग जो है अगर उन पर सीए एनआरसी को लेकर अगर उन पर शक किया जाएगा तो उनको अपनी जान बचाना जो है वो मुश्किल साबित होगा। खासकर आप देखें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से के बारे में ये कहा गया कि उसकी वेबसाइट पर एनपीआर के ताल्लुक से जो है वो अफसरान को ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई। हालांकि बाद में वेबसाइट से इसे जो है वो बिल्कुल हटाया गया और कॉर्पोरेशन के मेयर ने कहा कि ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो हालात होते हैं, सरकारी तौर पर भी जिस तरह से इकदाम किए जाने चाहिए वो नहीं किए जाते हैं। तो ये काफी तशवीशनाक एक पहलू जो है वो लगातार सामने आ रहा है। इस जानिब फौरी तौर पर इंतजामिया और हुकूमतों को तवज्जो देनी होगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए।
और एक और बेहद अहम खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का मुतनाज़ ट्वीट सामने आया है। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री शाहीन बाग में हो चुकी है। दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है। शाहीन बाग में भी शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज जारी है और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने मुतनाज़े ट्वीट किया है। अपने मुतनाज़ बयानात के लिए तो कपिल मिश्रा जो हैं वो जाने जाते ही हैं। ट्वीट में भी उन्होंने इसी तरह की बात कही है। और यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की बेहद अहम खबर, एक चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से ये लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा, लेकिन शुक्र ये कि तैयारा जो है उस हादसे में पायलट की जान बच गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यूपी के गाजियाबाद से ये अहम खबर। चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी, तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि लैंडिंग के दौरान इस तैयारे को नुकसान ज़रूर पहुंचा, लेकिन शुक्र की बात ये कि पायलट की जान बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो गाजियाबाद से अहम खबर, जहां एक चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी तकनीकी खराबी की वजह से। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे नुमाइंदे शक्ति का और उन्हीं से जानेंगे इसकी क्या कुछ तफसीलात है। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि एक चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है, पायलट जो है वो उसमें बच गया है, और क्या कुछ डिटेल्स? ये देखिए, कहते हैं पायलट इसमें सुरक्षित है और ये हिंडन एयरबेस का चार्टर्ड प्लेन था जिसने बरेली से उड़ान भरी थी और हिंडन एयरबेस ये आ रहा था। तभी रास्ते में टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसके बाद जो पायलट है उसकी सूझबूझ के चलते ये एक बड़ा हादसा कह सकते हैं टला है, जो कि ईस्टर्न पैरासेल पर इसको उतारा गया, इमरजेंसी इसकी लैंडिंग की गई। हालांकि थोड़ा बहुत प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन कोई भी इसमें कैजुअल्टी नहीं है और कहीं भी कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। जी हिना। जी शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें और कितने लोग सवार थे? क्या कुछ तकनीकी खराबी की वजह जो है वो क्या सामने आ पाई है? पायलट जो है क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं या उन्हें कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा? मजीद तफसीलात। जी इसमें पायलट बिल्कुल सुरक्षित है और ये हिंडन एयरबेस का जो कहते हैं ये चार्टर्ड प्लेन था। बताया जा रहा है कि इसमें मौके पे जो आला अधिकारी है पहुंचे हैं और टेक्निकल फॉल्ट किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ जिसके बाद इस तरह का एक हादसा इससे टला है। वहीं अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआती जांच में कि यही बताया गया है कि जो चार्टर्ड प्लेन में अचानक जो फॉल्ट हुआ वो टेक्निकल ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस विषय पर जांच की जा रही है क्योंकि सरकारी विमान था सरकारी प्लेन था इसके बाद इसे कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। वहीं एक ईस्टर्न पैराफेरल है जो कि मसूरी पड़ता है गाजियाबाद का, मसूरी गाजियाबाद की सदरपुर गांव पड़ता है, उससे लगते हुए इसको वहां पर उतारा गया। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तरह जानकारी देने के लिए। नाज़रीन, यूपी के गाजियाबाद से ये बड़ी खबर थी, जहां चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा और हादसे में पायलट की जान बच गई। हमारे नुमाइंदे शक्ति अभी बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं नगमा निगार नुसरत बद्र का मुंबई में इंतकाल हो गया है। शाम 4:30 बजे नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में उनकी तदफीन अमल में आएगी। नगमा निगार नुसरत बद्र के इंतकाल से अदबी और फिल्मी हलकों में गम की लहर देखी जा रही है। नुसरत बद्र बशीर बद्र के बेटे थे। तो आपको बताएं, आज एक अफसोसनाक खबर, नगमा निगार नुसरत बद्र का मुंबई में इंतकाल हो गया है। शाम 4:30 बजे नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में उनकी तदफीन की जाएगी। नगमा निगार
नुसरत बद्र के इंतकाल से अदबी और फिल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। नुसरत बद्र बशीर बद्र के बेटे थे। तो फिल्मी दुनिया से एक बेहद अफसोसनाक खबर, नुसरत बद्र का मुंबई में आज इंतकाल हो गया। शाम 4:30 बजे नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में उनकी तदफीन अमल में आएगी। तो नाज़रीन, काफ़ी अहम खबर, नग़मा निगार नुसरत बद्र का मुंबई में इंतकाल हो गया है। शाम 4:30 बजे नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में उनकी तदफीन जो है वो अमल में आएगी। और जाहिर सी बात है कि उनके इंतकाल से एक गम की लहर जो है वो देखी जा रही है। काफ़ी मशहूर उन्होंने नग़मे जो हैं वो लिखे थे। और हम आपको बताएं कि हमारे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में हमारी साथी शीबा ने भी उनसे ख़ास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो बातें हैं वो शेयर की थी न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। साथ ही साथ तमाम तर उनका जो फ़िल्मी सफ़र रहा था उसके बारे में भी उन्होंने बहुत खुले दिल से अपनी तमाम तर बातें जो हैं वो बताई थीं। और 2002 में उनको डोला रे डोला जो गाना था देवदास का, उसके लिए नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट लिरिस्ट, यानी बेहतरीन नग़मा निगारी के लिए भी उनके गाने को 2002 में नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ आपको बताएं कि उन्होंने तकरीबन 817 गाने लिखे 108 फिल्मों में। लगातार उनके जो फिल्मी सफ़र है उसके ताल्लुक़ से अगर हम आपको बताएं तो कई मशहूर गाने उन्होंने लिखे थे। और जिस तरह से हमारी साथी शीबा से उन्होंने बात की थी अपने तमाम फिल्मी सफ़र के बारे में, उन्होंने कई अपनी जो यादें हैं वो साझा की थी। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, मशहूर नग़मा निगार नुसरत बद्र का मुंबई में इंतकाल हो गया है। नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में शाम 4:30 बजे उनकी तदफीन होना है। और अदबी और फिल्मी हलकों में गम की लहर देखी जा रही है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, मशहूर नग़मा निगार नुसरत बद्र का इंतकाल हो गया है मुंबई में। नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में शाम 4:30 बजे उनकी तदफीन होना है। और चलिए हमारे साथ हमारी साथी शीबा लतीफ़ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। शीबा, जिस तरह से आपने उनसे बात की थी नुसरत बद्र साहब से, उन्होंने कई तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साझा की थी। आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा खला पैदा हो गया है जिसको पूरा करना वाकई में नामुमकिन है। सही है जी। नुसरत बद्र साहब सभी जानते हैं, बशीर बद्र साहब के बेटे। खैर, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया। सबसे पहले बात तो नुसरत बद्र इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे, हिंदुस्तानी सिनेमा को खैराबाद लेके चले जाएंगे, ये बिल्कुल तस्वुर करना नामुमकिन सा होता है। कुछ ही दिनों पहले उनसे बात हुई थी तो सही सलामत थे, लेकिन कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आज सुबह वो हमें छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी बेतहाशा यादें। नुसरत बद्र साहब एक ऐसे इंसान थे जो अपने बलबूते पर अपना नाम कमाना जानते थे। उन्होंने कभी भी अपने वालिद साहब बशीर बद्र साहब, मशहूर मारूफ शायर बशीर बद्र साहब, उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े शायर थे, है अभी ये तो हयात है, तो उन्होंने कभी भी उनका नाम लेकर इंडस्ट्री में जगह नहीं बनानी चाहिए और ना ही कभी बनाई। अपना एक मुनफरद मकाम रखते थे। 817 गाने उन्होंने लिखे हैं 108 फिल्मों के लिए और उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला था 2002 में। गाना था डोला रे डोला। देवदास के सारे गाने उन्होंने खुद कलमबंद किए थे। देवदास हो, अदा फिल्म हो, दीवार हो, सावरिया हो, चंदा की डोली हो, दीवानगी हो, ख्वाहिशें हो, इम्पेशेंट विवेक हो, अलग हो, रहगुजर हो और कई सारे एल्बम सॉन्ग। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब उनके साथ एक खास मुलाकात हमने किया था तो हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप अपने वालिद साहब के पास क्यों नहीं जाते, उनके साथ बात क्यों नहीं करते।
उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वालिद साहब के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हुए थे, जिसके चलते लोगों ने कहानियां गढ़नी शुरू की, लेकिन जो भी कहानियां थी वो बिल्कुल मौजू नहीं थी। जी जी। क्योंकि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था और मेरे वालिद साहब जो थे वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके ही नक्शे कदम पर चलूं। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में लोग मुझे बशीर बद्र साहब का बेटा कह के पुकारे, मैं चाहता था लोग मुझे नुसरत साहब कह के पुकारे, नुसरत बद्र साहब। एक अलग पहचान बनाने के लिए मैंने घर छोड़ दिया और बाकी मेरे दिल में अभी भी उनके लिए मोहब्बत है। और जब वो इंटरव्यू उनके साथ किया उसके बाद कुछ महीनों बाद वो अपने वालिद साहब के पास मिलने चले गए थे और उन्होंने वो फोटोग्राफ्स भी शेयर की थी। अपने वालिद साहब से इंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हमेशा ये कहा करते थे कि लोगों ने हमें गलत समझा, मुझे गलत समझा, बस मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। और कहीं ना कहीं उनके दिल में वो एक दर्द छुपा था जी जी। अपने वालिद साहब के लिए जी। कि जो भी था, लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा दिल खास रहेंगे। हमेशा शायद कहीं ना कहीं वो लोगों से भी खफा थे और कहीं ना कहीं वो खफा थे अपने वालिद साहब से भी कि काश उन्होंने तब मेरा साथ दिया होता। कई सारी ऐसी बातें थी जो बेबाक तरीके से उन्होंने कही, लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिरी रस्मात उनकी अदा की जाएगी शाम के 4:30 बजे। जी। इंडस्ट्री के सारे लोगों को बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि वो यंग थे, जवान थे, अभी भी लिखते थे। हाल ही में उनके एल्बम सॉन्ग्स भी आए थे और 1-2 फिल्में और उनकी सामने आने वाली थी। इतना नहीं लग रहा था कि वो हमें छोड़कर शीबा यहाँ हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि फिल्मी दुनिया से आप काफी वाकिफ रही हैं, आप जानती हैं उर्दू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से उर्दू जो है हम देख रहे हैं कि उसके जो खूबसूरत अल्फाज हैं, उर्दू की जो शीरीनी है वो कहीं ना कहीं उनके नगमों में जा बजा नजर आती थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उर्दू के साथ चूंकि उनकी गहरी वाबस्तगी थी और गहरी दिलचस्पी भी थी और उन्होंने अक्सर और बेशतर शायरी का अच्छा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और इस्माइल दरबार साहब के साथ भी जब उनकी सिटिंग हुआ करती थी, देवदास का म्यूजिक जिन्होंने तरतीब दिया, या फिर उन्होंने सावरिया के लिए भी लिखा, संजय लीला बंसाली की फिल्म के लिए लिखा। तो उन्होंने कहा जब भी सिटिंग हुआ करती थी, जब मिलके म्यूजिक तरतीब दिया करते थे, तो एक एक बात पर, एक एक अल्फाज पर बहुत ज्यादा मतलब वो इख्तिलाफात हुआ करते थे। मैं कहता था नहीं, शायरी को हमें इस्तेमाल करना है, तो वो कहते थे नहीं आजकल के दौर का ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। लेकिन मेरा हमेशा यही रहता था कि नहीं, मशहूर मारूफ शायर बशीर बद्र का बेटा नुसरत बद्र जो है, उसकी शायरी में भी वो उर्दू दिखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि अदब के दिखना चाहिए, अदब के साथ कितना ताल्लुक है। और उर्दू जो है वो हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा में हमेशा से ही अहम रहा है और हिंदुस्तानी सिनेमा की बुनियाद अगर डली तो उर्दू की ही वजह से डली। हमारे पास जितने भी बड़े बड़े शायर हजरात हैं वो उर्दू अदब से ही ताल्लुक रखते थे और अदब से ही वो जुड़े हुए थे, तभी जाकर वो उन्होंने बेहतर गाने दिए। तो इसीलिए मेरा हमेशा यही रहता था, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में बैठूं, वो कहते थे कि नहीं यार ये फिट नहीं बैठता है हमारे रिदम पे या हमारे धुन पे। मैं अक्सर बेशतर उनसे कहता था नहीं, ये अल्फाज यहाँ आना चाहिए और आना ही चाहिए। तो शायरी का खास ख्याल रहता था। खैर उन्होंने बहुत सारी नज़में गजलें भी कही है, लेकिन जो भी उन्होंने लिखा वो वाकई में कमाल था और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा उनके नज़मों की वजह से और उनकी इंसान परस्ती की वजह से। जी शीबा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ हमारे साथी मुंबई से शीबा लतीफ़, जिन्होंने नुसरत बद्र के साथ इंटरव्यू लिया था, ख़ास मुलाकात की थी, दिल ने फिर याद किया। तमाम ये जो उनसे शीबा ने जो बातें की थी उसमें साफ तौर पर यही बात झलक रही है कि उर्दू से एक तो उनकी वाबस्तगी जो थी वो बेपनाह थी और दूसरा ये कि एक ऐसा नुकसान है फिल्मी दुनिया के लिए जो कि नाकाबिले तलाफ़ी है। तो बताएं आपको कि नुसरत बद्र का मुंबई में इंतकाल हो गया है और अपने नाज़रीन को बता दें कि शाम 4:30 बजे नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी में उनकी तदफीन अमल में आएगी। नुसरत बद्र बशीर बद्र के बेटे थे।
एक और अहम खबर, मुंबई में आज एनसीपी की अक़लियती कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़्क़द की गई। इस मीटिंग में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद रहे। इस दौरान शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की भाजपा सरकार समाज को बांट रही है। शरद पवार ने कहा कि इस सरकार के हाथ में फिर इक़्तिदार देना गलत है। उन्होंने कहा कि अक़लियती फ़िरक़े के कई मसाइल हैं, इस तबक़े के मसाइल को हल करना ज़रूरी है। शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब तक इस एहतजाज के ताल्लुक से कोई भी सियासी पार्टी कुछ भी कहने से बचती रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए एहतजाज की हिमायत की है। मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज की हिमायत की है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ हैं। लगे रहो केजरीवाल, अच्छे बिकने बाद ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो नारा हम बोलेंगे। एक तो लगे रहो केजरीवाल, अच्छे बिकने बाद ये क्या कर। और इस सब के बीच कोलकाता में भी सीए और एनआरसी की मुखालिफत में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने इस सिलसिले में बातचीत की। के खिलाफ आज कोलकाता में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शरीक हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस रैली में शामिल है। क्या कहेंगे, आज सीए एनआरसी के खिलाफ ये रैली है, मकसद ये रैली जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुख्तलिफ जिम्मेदारों को लेकर, वकील भी है, महिला भी है, इसी तरीके पर बच्चे भी हैं, सबको लेकर कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि क्या सीए बातिल हो, एनपीआर भी बातिल हो। पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। कानून से ज्यादा मुल्क के लोगों की आवाज की कीमत ज्यादा है। पूरे मुल्क में 50-60 यूनिवर्सिटी, 100-200 कॉलेज, सैकड़ों स्कूल, तमाम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। आज़ादी के बाद इतने बड़े तरीके पर एहतजाज नहीं हुआ था। हम लोग एहतजाज को बराबर चलाना चाहते हैं। आज पहला दिन है, रोजाना 10:30 से 12:30 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे तक ये 3 दिन चलेगा मुसलसल। उसके बाद जिला में हम जाएंगे, फिर जिला में भी धरना शुरू हो जाएगा और लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप खबरदार रहें, बाहोश रहें, पुरअमन तरीके पर एहतजाज चलेगा। ममता बनर्जी भी सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो रास्ते पर हैं, रैली निकाल रही है। कल उन्होंने दार्जिलिंग में रैली निकाली थी। तो आप भी उनकी हुकूमत में वजीर हैं, तो सभी को जिम्मेदारी है, दी गई है कि अपने अपने तौर पर रैलियां निकाले और एहतजाज। बिल्कुल, ये चूंकि पब्लिक का मसला है, हुकूमत पब्लिक से बनती है। अगर पब्लिक ना हो तो हुकूमत नहीं है। पब्लिक का उनकी आवाज क्या है, ये मसला असल है। इसलिए उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये काम हम आगे बढ़ाते हैं। पुरअमन तरीके पर होगा, जरूरत हो फिर जुलूस निकाला जाएगा, फिर जिम्मेदार लोग आगे बढ़ेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 27 जनवरी को असेंबली में वजीर आला ममता बनर्जी इस ताल्लुक से कोई बिल पेश करें। नहीं, इस सिलसिले में बात हो गई, उन्होंने वादा किया है 27 तारीख को, चूंकि ऑपोजिशन भी चाह रहे हैं। हुकूमत बंगाल की तरफ से वजीर आला ममता बनर्जी तो इंडिया में सबसे पहले दिन इसके खिलाफ मुखालिफत शुरू की है, ठीक है। तो इसलिए उस सिलसिले में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत भी करे, पब्लिक भी लगे, ये काम तब आगे बढ़े। क्या वादा किया है, मतलब आइंदा 27 तारीख को बिल, 27 तारीख को वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे, बीजेपी छोड़कर तमाम पार्टी उनमें रहेगी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले सीए और एनआरसी के खिलाफ, तृणमूल ऐसा दावा कर रही है कि वो जो है एहतजाज कर रही है, लेकिन पंजाब और केरला के बाद क्यों देर से जो है वो बंगाल असेंबली में रेजोल्यूशन। ममता बनर्जी सोच रही थी कौन कितने पानी में है, इसीलिए देर हो रही है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी की तरह कोई चीफ मिनिस्टर सड़क पे उतर कर मैदान में उतर कर काम नहीं किया। ये एक मजबूत बिल होगा, बहुत मजबूत। तो आप भी उस दिन असेंबली में मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे लोग धरना भी दे रहे हैं। कुछ ये भी कहा जा
पुरअमन तरीके पर सब धरना दे ताकि पब्लिक में बात आए। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एहतजाज कर रही थी बंगाल में, तो दीगर जमातों को, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों को एहतजाज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तृणमूल लीडर। नहीं, मुझसे खुद बात हुई है, उनका कहना है पुरअमन तरीके पर अच्छे लोग करे बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के रियासती सदर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका एहतजाज सीए और एनआरसी के खिलाफ जमीयत का एहतजाज जारी रहेगा और 3 दिनों तक लगातार जमीयत इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन औरगो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के कोटा में इक्तिसादी सर्वे करने वाली एक खातून से बदसलूकी का मामला सामने आया। बोरखेड़ा थाना इलाके में सर्वे करने गई खातून का मोबाइल फ़ोन लोगों ने छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फ़ोन में सेव किए आदाद शुमार भी डिलीट कर दिए। खातून ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। खबरों में इतना ही। आदाब।